हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड का जो है होम साइंस का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 जो है आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो वित्त पोषक होते हैं, ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो जो होते हैं तत्व, वो किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसका क्या महत्व है। फिर हम यहाँ पर जो है आहार के बारे में जानेंगे, उसकी पोषण तत्व के बारे में जानेंगे, स्वच्छता के बारे में जानेंगे। तो ये सब बातों पे हम चर्चा करेंगे, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर में बहुत और कुछ है जो आपको समझना चाहिए और एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थी और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। आगे जो हम करेंगे दोस्तों, ये करेंगे पोषण तथा पोषक तत्व। देखिए, पोषण तथा पोषक तत्व जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं पोषण, देखिए पोषण और पोषक ये दो अलग वर्ड है, ठीक है, दोनों को आप एक नहीं समझिएगा। पोषण जिसे हमें पोषण होती है, पोषक तत्व आपको पता है पोषक तत्व के जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है, तो उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो है पोषण के बारे में पढ़ें कि आखिर पोषण होती क्या है। पोषण के बारे में आप क्या कह सकती हो? हम सभी भोजन करते ही हैं। भोजन शरीर का जो है पोषण करता है, शरीर के स्वास्थ्य भी रखता है। हम जो भोजन करते हैं वो विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है, जैसे पाचन हो गया, अवशोषण हो गया और शरीर के विभिन्न भागों में जो है रक्त संचलन द्वारा प्रयुक्त होती है। जिस भोजन का पाचन का अवशोषण नहीं हो पाता है वो निष्क्रिय कर देता है, यानी जहाँ पाचन नहीं होता है वहाँ पर जो है आपको पता है पेट खराब हो जाती है, आपका लूज मोशन के शिकार हो जाते हो। तो जो पोषण जो होता है, पाचन नहीं होता है तो वो निष्क्रिय कर देता है आपके शरीर को। कहते हैं भोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। देखिए, पोषण एक प्रक्रिया है, ये आपका डेफिनेशन है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उसका उपयोग में
लाया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पोषण कहते हैं। तो पोषण आप माइंड से भूलना नहीं है, पोषण आपको समझ में आ ही गया होगा कि पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उसमें उपयोग में भी लाया जाता है। कहते हैं भोजन जो है कुछ प्रक्रिया से गुजरती है, जैसे आपको पता है पोषण है भोजन खाना, फिर उसको पचाना, फिर रक्त में घुलना, विभिन्न अंगों में पहुंचाना और इसी द्वारा प्रयुक्त होना। आपको पता है कि जब हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो ये हमारा सबसे पहले जो है पाचन तंत्र में जाती है, यानी आपका जो है स्टमक में जाती है। ठीक है, स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पर सारे तरह के जो है आपको पैंक्रियास ग्लैंड जो होती है वहाँ पर एसिड देती है। एसिड की वजह से क्या होता है, खाना जो होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर उसके बाद जो होता है छोटी या बड़ी में, पहले छोटी में जाती है फिर बड़ी जो है आपको इंस्टाइन में जाती है। यहाँ पर से जो होता है सारे रस को जो है पानी को निचोड़ दिया जाता है और निचोड़ के किडनी को भेज दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो निचोड़ दिया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल रह गया यानी ठोस यानी सॉलिड फॉर्म में जो रहता है मटेरियल, वो बॉडी के अंश के थ्रू निकल जाता है, यानी गुर्दा के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। और जो ये पानी के फॉर्म में जिसको हमने निचोड़ लिया है और जिसको किडनी को भेजा गया है, और आपको पता है किडनी काम जो होता है वो क्या करता है, उसमें से पोषण तत्व को छानता है यानी फिल्टर करता है और पोषण तत्व को फिल्टर करके उसको जो है ब्लड में कन्वर्ट करके आपके बॉडी के डिफरेंट पार्टों में भेजता है। ठीक है, जब ये न्यूट्रल हो जाती है, जब यूज़ हो जाते हैं, जब ये ब्लड के रूप में यूज़ कर लेती हो, तो ये जो होता है हृदय को भेजता है। और वहाँ हार्ट जो होता है वो हार्ट जो होता है आपको लंग्स को भेजता है और लंग्स में जैसे वो ब्लड जाता है तो आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हो। तो ऑक्सीजन जैसे ही ग्रहण करते हो तो वो ब्लड को क्या कर देता है, प्यूरीफायर कर देता है, यानी साफ़ कर देता है। उसमें जो कि भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं तो उसमें जो है वो ऑक्सीजन मिला के फिर वो हृदय को भेजता है और हृदय पंचिंग करके यानी पंपिंग करके बॉडी के फिर डिफरेंट पार्टों में भेजता है। तो कहते हैं इस तरह से जो है हमारे शरीर में जो है पूरे शरीर में रक्त का संचारण होता है और पोषण तत्व की जो संचरण कैसी होती है। मैंने हर एक बात आपको बारीकी से समझाया है, तो इस बात को आप ज़रूर समझिएगा। और कोई क्वेश्चन करे कि हमारे शरीर में जो है भोजन कैसे कार्य करता है तो आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं पोषण तत्व तथा उनके कार्य क्या होते हैं। हम सभी जानते हैं कि भोजन हमारे शरीर के पोषण व स्वास्थ्य प्रदान करता है। भोजन में जो है निहित पोषक तत्व द्वारा शरीर के पोषण मिलता है। प्रश्न यह है कि यह पोषक तत्व कौन से हैं। पोषक तत्व भोजन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है। देखिए, पोषक तत्व जो होता है भोजन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सारे के सारे जो है रासायनिक पदार्थ हैं जो शरीर के पोषण देने के लिए उत्तरदायी है। और यही चीज़ जो है हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होती है। अब इसमें जो पोषक तत्व जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विहित पोषक तत्व, एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें जो आप कह सकते हो इसको सिंपल लैंग्वेज में माइक्रो और मैक्रो। आप सोचिएगा दोनों वर्ड सेम है, नहीं दोस्तों। पहला जो है MICRO मैक्रो है और ये जो है MARCO यानी इसमें आई और इसमें ए का अंतर है। तो कहते हैं कि इसको हम विहित पोषक तत्व कहते हैं और ये जो होता है सूक्ष्म यानी माइक्रो, MIRCO मैक्रो, MI में आ गया। और ऊपर वाला जो होता है यानी विहित पोषक में क्या होता है, MA में आ जाता है। तो ये जो होते हैं विहित पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। विहित पोषक तत्व जो होते हैं हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और सूक्ष्म तत्व जो होती है बहुत ही कम अमाउंट में आवश्यक होती है। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं और क्या हम जान सकते हैं। कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए विहित एवं सूक्ष्म दोनों की पोषक तत्व आवश्यक है। शरीर के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो इसलिए भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे जो आते हैं विहित पोषक तत्व यानी मैक्रो, MACRO मैक्रो। ठीक है, न्यूट्रिशन एलिमेंट। ठीक है, ये भोजन में बड़ी मात्रा में उपस्थित कर रहते हैं। मैंने पहले कहा था कि जो विहित होते हैं अधिक मात्रा में हमें चाहिए होता है और ये शरीर के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यक भी होता है। इसका जो एग्जाम्पल है इसमें जो कौन कौन तत्व आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तेल विहित पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। याद रखना दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं तेल विहित पोषक तत्व के में आते हैं। सबसे पहले तो इसमें आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को आप शर्करा भी कहते हो। शर्करा मतलब चीनी में भी काफ़ी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होती है। यानी
कहते हैं प्रायः कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, कंद, अनाज, दाल, आलू में बड़ी मात्रा में शर्करा होती है। ये साधारण शर्करा के रूप में चीनी, गुड़, फल, शहद और दूध में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। स्टार्च और शर्करा आसानी से पच्य होती है, वह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो आपको पता है कि ये चीज़ जो होती है हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसके पश्चात है प्रायः शर्करा अथवा आहारीय रेशे। देखिए इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट भोजन में जो है सेलुलोज तथा हेमिलोजुस के रूप में पाए जाते हैं, जो कि शरीर द्वारा अपाच्य होते हैं। इसमें मल की वृद्धि होती है तथा इसमें मल निष्कासन में मदद मिलती है। मैंने अभी कहा भी था आपको कि ये रेशे होते हैं दोस्तों, फाइबर होते हैं। ठीक है, फाइबर का काम जो होता है, जो सेलुलोज और हेमिलोजुस में के रूप में पाए जाते हैं, ये शरीर द्वारा पाचन नहीं किए जाते हैं और ये क्या करते हैं, अपाच्य होते हैं। और शरीर में जो भोजन होती है, जो आपके मल होते हैं, उसको अच्छे से बॉडी से बाहर निकालने में इनका जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तभी मैं शुरू में कहा था ना कि रेशेदार सब्जी हमारे जो है मल त्यागने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन व्यक्तियों को कब्ज़ की शिकायत रहता है, उनको लैट्रिन साफ़ नहीं होती है, तो उनको रेशेदार सब्जियां खाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब ये मत पूछिएगा कि रेशेदार सब्जी होती क्या है, ये मैंने पहले वीडियो में सारी बातें जो है पहले बता चुका हूँ और इसके बारे में आपको दो राय नहीं होना चाहिए। कहते हैं शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है, किंतु शर्करा ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे सस्ता स्रोत है। ठीक है, शर्करा यानी आप जो चीनी गुड़ खाते हो, बहुत सस्ता स्रोत होता है। यदि आपके शरीर में शर्करा तथा वसा से पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, तब शरीर में प्रोटीन ऊर्जा लेने का काम करते हैं। अंततः प्रोटीन से शरीर की जो है उचित संचरण हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा पर्याप्त मात्रा में शरीर में रहे। देखिए दोस्तों, सभी एलिमेंट जो है हमारे शरीर में अपना एक विशिष्ट योगदान प्रदान करती है। कहते हैं कैलोरी भोजन में ऊर्जा का एक मापक है। देखिए दोस्तों, कैलोरी के बाद यहाँ पर आया है, तो आपको पता है हमें कितने मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होती है, ये कैलोरी की गणना करने से हमें पता लगता है। देखिए सिंपल सी बात जो जनरली मैं बताना चाहूँगा कि जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं चाहे गांव क्षेत्र में, सबसे पहले गांव क्षेत्र में जो रहते हैं उनको 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, और जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनको 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। आप सोचिएगा कि इस गांव में इतना अधिक क्यों, क्योंकि गांव के लोग जो है मेहनत करते हैं इनके लिए, इसलिए उनको 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, और शहरों में जो है बैठने वाला काम होता है तो 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। आप सोचिएगा कि कैलोरी हमें कैसे पता लगेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप एक चपाती खाते हो तो कम से कम है 50-100 जो है आपको कैलोरी प्राप्त हो जाती है। वो डिपेंड करता है जो है आपकी रोटी की थिकनेस पर डिपेंड करता है। तो इसी से आप गणना कर लोगे कि कितना आप कैलोरी आपने ग्रहण किया है। तो इसलिए कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कार्य इस प्रकार। आप देखिए कार्बोहाइड्रेट कार्य क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्य ये होता है कि शर्करा ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ये उचित मात्रा में शर्करा के प्रयोग से भोजन की बचत शरीर संरचना के लिए भी आवश्यक होता है। कहते हैं आहारी रेशे मल वृद्धि करके मल त्याग की प्रक्रिया का आसान कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट कई मात्रा में इंपॉर्टेंट होता है। 1 ग्राम शर्करा से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। याद रखिए, 1 ग्राम शर्करा खाने से आपको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो इसी हिसाब से आप कैलोरी की गणना भी कर सकती हो। अब शर्करा के आहारी स्रोत क्या है। देखिए शर्करा आपको कहाँ से मिलता है, अनाज, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का आदि, या आप कह सकते हो कंद मूल, आलू, शकरकंदी, चुकंदर और टैफियोका, या हो सकता है शर्करा ले लो, गुड़ ले लो, दालें, राजमा, चना तथा अन्य सभी दालों में जो है शर्करा जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। उसके पश्चात जो है प्रोटीन है। देखिए शरीर संरचना के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। देखिए 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितना मिलती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कहते हैं प्रोटीन छोटे छोटे पदार्थों से, जिन्हें आसान अमीनो एसिड कहते हैं, मिलकर बनते हैं। ये कुल 22 होते हैं, जिनमें से 8 ऐसे होते हैं जो हमारी शरीर द्वारा निर्मित नहीं हो सकते। इन्हें आवश्यक यानी अमीनो एसिड कहते हैं और इन्हें भोजन से भी प्राप्त किया जा सकता है। बाकी अन्य सभी अमीनो एसिड हमारा शरीर बना लेता है। देखिए अमीनो एसिड बहुत से जो है बना लेता है, और जो 8 ऐसे होते हैं जिनको बनाना इसके लिए संभव नहीं होता है, तो वो हमें जो होता है भोजन से प्राप्त होता है, जिससे हमें शरीर स्वस्थ रहता है। अब प्रोटीन के कार्य क्या हैं।
तो इसमें सबसे पहला प्रोटीन कार्य तो यही आता है कि शरीर के तंतुओं की वृद्धि, मरम्मत तथा रखरखाव के लिए भी आवश्यक होता है। यानी शरीर के जो फाइबर्स होते हैं उनको ये मरम्मत करता है। एंजाइम, हार्मोन, हीमोग्लोबिन तथा प्रतिपिंड, एंटीबॉडी के निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है। देखिए, एंटीबॉडी तो आपने नाम सुना ही होगा। कहते हैं कोरोना वायरस को मारने के लिए साइंटिस्टों ने एंटीबॉडी बनाया। और अब देखिए एंटीबॉडी हमें किससे मिल रही है? प्रोटीन से। तो समझ सकते हो ना कि हमारे लिए जो है भोजन कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, एंजाइम, हार्मोन, हेमोग्लोबिन को खून भी कहते हैं, यानी ठीक है, यानी एंटीबॉडी बनाने में जो है प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके बाद है रक्त जमाव में भी सहायक होता है। रक्त जमाव का मतलब होता है कि अगर आपका खून जो है बह रहा है, तो आपको पता है अगर इंसानों के अंदर से खून बहता ही चला गया तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसको मृत्यु ना हो इसलिए क्या करता है? रक्त जमाव में जो है प्रोटीन सहायक होता है। जैसे आपको कट लगता है, चंद सेकेंड के लिए खून बहता है, उसके बाद जो है वहाँ पर एक क्लोटिंग पड़ जाती है, यानी खून जो होता है थक्का हो जाता है। तो इसका कारण जो होता है प्रोटीन ही होता है। ठीक है, तो फैब्रिक्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन अदा करती हैं। तो आवश्यक पड़ने पर ऊर्जा भी प्रदान करता है। जब आपको पता है कि जब आपको अधिक काम करने की आवश्यकता होती है तो ये प्रोटीन जो है हमें ऊर्जा भी प्रदान करती है। अब इसके स्रोत क्या है? तो स्रोत आसानी से आप जान सकते हो कि मांस, मुर्गे, मछली, अंडे, दूध, चीज़, पनीर, दही, सोयाबीन, मटर, दालें, अनाज, सूखे मेवे, तिलहन जैसे तिल, मूंगफली आदि, ये सारे जो है इसके मुख्य स्रोत हैं। उसके पश्चात है विशेषताएं। देखिए क्या है विशेषताएं? पशुओं से प्राप्त प्रोटीन जैसे मांस, अंडा, दूध आदि वनस्पति से प्राप्त प्रोटीन जैसे दाल, अनाज आदि अपेक्षा बेहतर गुणवत्ता वाले होते हैं। प्रत्येक आहार में एक या अधिक जो है प्रोटीन के स्रोत का जो है समावेश करने से हमें पर्याप्त मात्रा में जो है प्रोटीन प्राप्त हो सकता है। कहते हैं यहाँ एक बात जानने वाली है, जब शरीर को उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा नहीं मिलते हैं तो प्रोटीन ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं तथा वह शरीर संरचना जैसे जरूरी कार्य के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उसके पश्चात जो है वसा व तेल। देखिए वसा और तेल का मतलब समझ ही गए होंगे। जो भी आपको चिपचिपाहट वाली पदार्थ आप ग्रहण करते हो वो सारे वसा ही कहलाता है। चाहे वो तेल हो, चाहे आपका कोई भी चीज़ हो, चाहे हनी हो, जो भी, चाहे आपका गाय का घी हो, जो भी हो जिसमें चिपचिपाहट सा होता है वो सारे के सारे जो होते हैं वसा होता है। इवन आपको जो सरसों तेल यूज़ करते हो वो भी वसा में ही आता है। तो कहते हैं वसा व तेल हमारे शरीर में ऊर्जा के जो है केंद्रभूत स्रोत है। 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, सब में 4 था, ये था, लेकिन तेल जो होती है डायरेक्ट आपको 2 गुना से 3 गुना ऊर्जा देती है। तभी कहते हैं ना जो आजकल ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम होती है, मोटापा का जो प्रॉब्लम होता है वो अधिक वसा खाने से होता है। और वसा आप लोगों को पता है कि बर्गर, नूडल, ये सब में इतने तेल डाले जाते हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं होता, और आप लोग बड़े ही चाव से खाते हो। और मोटापा का सबसे बड़ा कारण और बीमारी का सबसे बड़ा जड़ यही बनता है। तो कहते हैं 1 ग्राम अगर वसा लेते हो तो आपको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा छोटी से छोटी इकाई जिन्हें फैटी एसिड भी कहते हैं से मिलकर बना होता है। वसा के प्राकृतिक उनमें उपस्थित फैटी एसिड पर निर्भर करता है। फैटी एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। देखिए संतृप्त का मतलब होता है जो है सेंचुरेट, यानी वाष्य अम्ल फैटेड एसिड ठोस वसा में पाए जाते हैं, और असंतृप्त जो होते हैं वाष्य अम्ल तेल में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वनस्पति तेलों में जो है असंतृप्त वाष्य अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि वसा तेल में क्या अंतर है? जब कोई पदार्थ कमरे के सामान्य तापमान पर तरल होता है तो तेल कहलाता है, ठीक है, और कमरे के तापमान पर ठोस होता है तो वो वसा कहलाता है। कमरे के तापमान में अगर कोई ठोस होता है तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो वसा है। जैसे आपने देखा होगा डलडा आप लाते हो ना, गगन डलडा, ये डलडा, जो बहुत से नाम होते हैं डलडा का। देखते हो कि जब कि वो गर्मी रहता है तो वो पिघल जाता है, लेकिन जैसे कमरे के तापमान पे रहता है तो वो जम जाता है। जो जम गया समझिए वही वसा है। लेकिन कई बार जो है नहीं जमता है। कारण इसका ये होता है कि आजकल जो है बेचने वाला भी बहुत तेज़ है। वो क्या करते हैं, ऐसे केमिकल डाल देते हैं जो इसकी रिएक्शन ही होने नहीं देती और वो जमते ही नहीं हैं। आज ऐसे बहुत से तेल हैं जो डुप्लीकेट तेल हैं, फिर भी जो है अच्छे दामों में जो है बिक रहे हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है वसा तथा तेल के स्रोत व कार्य। देखिए इसमें जो है
कार्य क्या होता है? ऊर्जा का केंद्रीभूत स्रोत होता है हमारा वसा जो है सबसे अधिक, ठीक है। प्रोटीन का ऊर्जा के रूप में भी होने वाले प्रयोग को कम करता है, यानी प्रोटीन जो होता है का ऊर्जा को रूप में भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, याद रखना दोस्तों, ये वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं कौन होते हैं, यानी सोलेबल इन द फैट, इट इज़ अ ए, डी, ई, के, याद रखना। जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन है, ए, डी, ई, के को पुण्य शरीर में पहुंचाता है और इसको अवशोषण में भी मदद करता है। शरीर का तापमान बनाए रखता है। तत्वों के नीचे वसा शरीर को गर्मी को बनाए रखने में मदद करता है। आपको जो गर्म महसूस होता है सर्दियों में वो सब वसा के कारण ही होता है। कोमल व महत्वपूर्ण शरीर अंगों को संरक्षण भी देता है। तत्वों के विकास में भी सहायता करता है, यानी बहुत से तंतु हैं, यानी शरीर के विकास में वसा जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ तभी फायदेमंद होती है जब वो पर्याप्त मात्रा में हो। कहते हैं वसा अगर हमारे शरीर में अधिक मात्रा में हो जाए तो हमें 1 लाख बीमारियां हमारे अंदर आ जाती है, लेकिन वही अगर सही मायने में आपके बॉडी में रहेगा तो आपको अच्छा होगा, आपको साथ बुरा नहीं होगा। उसके पश्चात जो है सोत्र। अब देखिए सोत्र में क्या आ जाता है, वनस्पति तेल आ जाती है, घी, मक्खन, तिलहन, मूंगफली, मांस, मुर्गी, ठीक है, मछली, अंडे, दूध, पनीर, चीज़, देखिए सब में तेल की मात्रा होती है, इसलिए इसमें वनस्पति सब के सब जो है ऑयली पदार्थ ही है, जिसमें आपको अधिक मात्रा में जो है वसा प्राप्त होती है। तभी कहते हैं ना वसा को थोड़ा कम अमाउंट में लेना चाहिए, नहीं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगी। यानी जो ये जो होता है अधिक मात्रा में तेल लेने से आपके जो नर्व्स होते हैं जहाँ से ब्लड सप्लाई आपके बॉडी तक पहुँचती है वहाँ पर जो होता है फैट जम जाता है, और इसी फैट जम जाने के कारण ही आपको हार्ट अटैक होती है, और आप जो होते हो आपके बॉडी जो है सुचारू रूप से कार्य करना भी बंद कर देता है, यानी लकवा का भी कारण बन जाता है। तो कहते हैं ना, पढ़ाई करोगे तो बहुत कुछ समझोगे। उसके पश्चात है विशेषता। देखिए वसा से भोजन में स्वाद, पाचनशीलता व सुंदरता बढ़ती है। वसा से पेट भरे रहने की अनुभूति होती है, यह ज़्यादा देर तक पेट में ठहरता है। आपने इस पर एक बात देखा होगा कि आपने साधारण रोटी खाया होगा, नॉर्मल रोटी, तो उसके भूख जो होता है आपको 12 बजे फटक से लग जाती है, लेकिन वही अगर आपने पूरी खा के घर से गए होगे तो आपको जो है रात तक भूख नहीं लगती। कारण क्या होता है दोस्तों, समझ गए होगे ना कि उसमें क्या होता है, वासा। पूरी में क्या होता है, वासा बना होता है, तेल में जो है ताला हुआ होता है, तो इसके तेल जो होता है हमारे बॉडी अब्जॉर्ब जल्दी नहीं कर पाता है, और आपको जो है कई घंटों तक आपको भूख नहीं लगती है। इवन जब आप रोटी खाते हो, सिंपल रोटी खाते हो, साधारण रोटी खाते हो, तो उसमें वासा नहीं होती है और वो आपको जल्दी ही पाच्य हो जाता है और आपको जो है दूसरा खाना खाने की आवश्यकता पड़ जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है सूक्ष्म पोषक तत्व यानी मैक्रो, MICRO, मैक्रो पोषक यानी पोषण एलिमेंट। तो ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो शरीर भोजन में अल्प मात्रा में रहते हैं, ये बहुत ही हमारे शरीर में कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है पर शरीर के लिए आवश्यक होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, यानी जो हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। ये डेफिनेशन है। खनिज और जो है विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व के श्रेणी में आते हैं। यदि यह सूक्ष्म पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं खाए जाए तो कुछ रोग होने की संभावना सदैव बनी रहती है। कहते हैं खनिज तथा विटामिन जो है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। खनिज और विटामिन कौन दोस्तों, खनिज और विटामिन जो है इसके जो है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। तो इसमें जो है विटामिन क्या कहता है देखते हैं। विटामिन हमारे शरीर में जो है विटामिन अति अल्प मात्रा में रहते हैं, पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शरीर के सभी कार्य में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। वसा में घुलनशील, ये आपको पता ही होगा, मैंने अभी समझाया था कुछ देर पहले, A, D, E और K होता है, और पानी में जो घुलनशील होता है वो होता है B और C। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसा में घुलनशील कौन होता है, A, D, E और K, और पानी में घुलनशील कौन होता है, B और C। तो देखिए, चलिए देखते हैं इनके कार्य क्या है। इसमें सबसे पहले तो यही आता है विटामिन A। देखिए ये जो होता है, जो कार्य जो होता है नेत्र के उचित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। इसका स्रोत जो होता है जिगर, अंडा, मछली, तेल, दूध और दूध के उत्पाद, और हरी जो है पदार्थ सब्जी जैसे पालक, मेथी इत्यादि। उसके बाद जो है यह हमारे त्वचा, नाक, मुंह, गले
आँख, कान, फेफड़े और अन्य अंगों के अंदर की परतों को स्वस्थ रखता है। देखिए इतने सारे जो है इसके कार्य होते हैं। ये पीले लाल फल और सब्जी जैसे पपीता, संतरा, गाजर, काशी फल, आम आदि में ये पाया जाता है। उसके पश्चात है विटामिन डी। देखिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका सबसे अच्छा जो है स्रोत जो होता है सूर्य के प्रकाश ही होता है। कहते हैं दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, जिसमें सूरज की रोशनी में त्वचा द्वारा निर्मित की जाती है। कैल्शियम और फास्फोरस का शरीर में उपयोग और अवशोषित करने में मदद भी करता है। जैसे अंडे, जिगर, मछली, तेल तथा दूध, मक्खन भी अच्छे स्रोत हो सकते हैं। इसमें रिफाइंड तेल और घी जो कि विटामिन डी के मिश्रित होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। देखिए दोस्तों कभी कभी जो होता है ये अगर आप धूप में खड़े भी रह जाते हो ना तो हमारा त्वचा जो होता है ऑटोमेटिक विटामिन डी को अब्जॉर्ब करता है और वो जो है शरीर को और हड्डियों को मजबूती भी प्रदान करता है। उसके बाद आता है विटामिन ई। देखिए विटामिन ई जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ तत्वों को नष्ट होने से बचाता है। देखिए कुछ तत्वों को नष्ट होने से इसका कार्य होता है बचाना। इसमें कहाँ पाया जाता है? ये सभी अनाज, दाल और वनस्पति तेल में जो है ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है विटामिन के। देखिए ये चोट लगने पर रक्त को जमाने में मदद करता है। ये काम होता है विटामिन के का। याद रखना कि अगर चोट उट लगती है तो जो ब्लड को थक्का बनाता है वो उसका काम जो होता है विटामिन के का। कहते हैं आंतों में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होती है ये, ठीक है। ये हरी पत्तेदार सब्जी, अंडे और जिगर में पाया जाता है। देखिए जो मांसाहारी हैं वो अंडे और जिगर खा सकते हैं, लेकिन जो शाकाहारी हैं वो हरी पत्तेदार सब्जियां खा के इस विटामिन के को जो है मात्रा को पूरा कर सकते हैं। वो जो हमने पढ़ा था वो था जो है बासा में घुलनशील विटामिन। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं जल में घुलनशील विटामिन के कार्य और स्रोत। देखिए जल में घुलनशील विटामिन है तो इसमें यही आता है सबसे पहले विटामिन बी। इसमें कॉम्प्लेक्स कुल 8 विटामिन मिलकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, जैसे थायरामीन, ठीक है, राइबोफ्लेविन्स, नायसिन आदि बहुत से होते हैं जिसके बारे में हम आगे करेंगे। इसका कार्य यही होता है दोस्तों कि शरीर में शर्करा के उपयोग में सहायक होता है। स्नायु स्थान को सामान्य काम करने में मदद करता है। स्नायु जो आपके पैरों के घुटनों में होती है, ठीक है, जिसको हम लिक्विड कहते हैं, उचित वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। शरीर के अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। रक्त में लाल कोशिकाओं को बनाए रखने में मदद करता है। देखिए रक्त में लाल, लाल का मतलब होता है हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है, यानी आरबीसी की बात कर रहा है, यानी जो आपके बॉडी में जो आपका खून लाल होता है उसके बनाने में जो है विटामिन बी का कार्य होता है। यानी ये विटामिन बी जो होता है वो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो होता है ब्लड रेड दिखता है। और इसका स्रोत देखिए कोई खास नहीं है, जिगर, मुर्गी, मांस, मछली, अंडे और साबुत अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और दूध। जो शाकाहारी हैं उनको साबुत अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की आवश्यकता होती ही होती है, और जो नहीं खाते हैं उनका जो है सुचारू रूप से बॉडी कार्य नहीं कर पाता है। उसके पश्चात है विटामिन सी, ठीक है। ये जो है जल में घुलनशील है विटामिन सी। तो ऐसे तत्व के निर्माण में सहायक होता है जिसमें तंतु और कोशिका जुड़कर रहती है, ठीक है। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मजबूत दांत और हड्डियों के लिए भी आवश्यक होता है ये। इसमें हीमोग्लोबिन को बनाने में भी सहायक होता है और शरीर में अन्य पोषक तत्वों को उपयोग में मदद भी करता है। कहते हैं रोग को कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता में भी मदद ये करता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वही होता है रसदार फल, जैसे आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद आदि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें के बाद जो है हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, पत्ता गोभी, अंकुरित दालें जैसे चना को अंकुरित करके भी आप खाओगे तो आपको विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ और ही खाएं, ये भी जो है साधारण है। आंवला भी खा सकते हो, संतरा भी खा सकते हो, नींबू, अमरूद। तभी तो कहते हैं जो मौसमी फल होते हैं उनको आप जो है अच्छे से और मज़े से खाओ, ठीक है दोस्तों। ये जो था हमारा बी पार्ट का था। आगे जो हम करेंगे इसके पार्ट सी में करेंगे। ये छोटे छोटे वीडियो इसलिए होते हैं क्योंकि आपको जो है अच्छे क्वालिटी के साथ साथ आपको थोड़ा कम समय में ही समझ में आए। बाकी जो होगा पूरा वीडियो भी होगा। जैसे कहते हैं जैसे बच्चे की सोच वैसा मैं काम कर रहा हूँ, तो इसी बेस पे जो है आगे हम जो है बी सी पार्ट में करेंगे। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए तिरपान स्टडी सेंटर। तो मिस मत कीजिएगा कोई भी पार्ट। जो बच्चा कर गया पार्ट मिस, वो रह गया ज्ञान उसका अधूरा। तो सोचिएगा मत, इसके हम अगले पार्ट सी में मिलेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना।
इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।